नमस्ते यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ्यक्रम है क्या। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है कि जो परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन किस प्रकार से हुए और एक्चुअली जो नया वाला सिलेबस आया है उस सिलेबस में कितनी यूनिट है। कुछ बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, सारे नहीं, कुछ बच्चों को ऐसा डाउट है, ऐसा लग रहा है। तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा फास्ट पेस पे डिस्कस करने वाले हैं। इस सिलेबस के जो जो पार्ट के वीडियो चैनल पे अवेलेबल है उसके बारे में भी बताता चलूँगा और साथ में भी ये बताऊँगा कि इन फ्यूचर आने वाले समय में कौन सी यूनिट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे नेट जेआरएफ हिंदी से रिगार्डिंग सारे यूनिट के वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवाऊँगा टू द पॉइंट, और काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे पोस्ट है। तो सबसे पहले यूनिट 1, टोटल 10 यूनिट है, 1 से लगा के 10 यूनिट आपको पढ़नी है। और स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो भी वीडियो के लास्ट में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपको 10 यूनिट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किस तरीके से पूरे इसको एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है ताकि आपका नेट और जेआरएफ दोनों ही एक साथ में ही निकल जाए। तो पहली जो यूनिट है जिसमें हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में बात की गई है, यानी कि आप कह सकते हैं इन शॉर्ट ये भाषा का इतिहास और उससे जुड़ी हुई है, भाषा इतिहास की यूनिट है। क्या पढ़ना है आपको? हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी बनी कैसे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें आपको संस्कृत, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत पढ़ना है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं जिसमें पाली, प्राकृत, जिस अपभ्रंश और अपभ्रंश के कई सारे रूप, प्राकृत के कई सारे रूप, और पुरानी हिंदी से इन भाषाओं का संबंध क्या रहा है, ये सब कुछ पढ़ना है। फिर आती है आधुनिक आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ये पूरा आपको एक यूनिट मिलेगा। हरदेव बारी की किताब है, उस किताब से आपको ये वाला पोर्शन अच्छी तरह से कवर हो जाएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और जनरली ये जो आपका पहला यूनिट है ना, भारतीय भाषाओं का इतिहास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसका विकास, ये हरदेव बारी वाली, डॉक्टर हरदेव बारी की किताब है, वहाँ से आपको कवर कर लेना है। और वो ऑथेंटिक किताब है। आप कोई भी क्वेश्चन के लिए आप जो है ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं उस किताब के थ्रू, ऑथेंटिक बुक है वो। फिर है हिंदी की भौगोलिक स्थिति और उसका विस्तार, जिसमें हिंदी की उपभाषाएं हैं, और ख़ास तौर से ये वाली उपभाषाएं आप ज़रूर दिमाग में रख के जाइए। पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ, बोलियों में खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं गौर करके पढ़नी है आपको। फिर आता है हिंदी के विविध रूप, जैसे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के बारे में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कि ये कौन सी है ना। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी तो समझ में आती है, हिंदुस्तानी कौन सी भाषा हुई? तो हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हिंदी के विकास के लिए पहली बार प्रयास कर रहे थे जब गांधी जी और तिलक, ना, लोकमान्य तिलक, इन्होंने जो लैंग्वेज डेवलप की थी जिसमें हिंदी और उर्दू की शब्दावली थी और उर्दू के शब्द ज़्यादा थे, हिंदी खड़ी बोली के शब्द कम थे और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द शामिल थे, इसको हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर स्वन विज्ञान, और स्वन विज्ञान में हिंदी की क्या स्वनिम व्यवस्था है। स्वन यानी कि अंग्रेजी का जो फोनेटिक्स आप सुनते हैं ना, फोनेटिक साइंस, वो हिंदी की भी फोनेटिक साइंस है जिसको स्वन विज्ञान कहते हैं। उसके बारे में सामान्य सी जानकारियाँ आपको जुटानी। वर्णमाला में ये वर्ण पहले क्यों है, या क वर्ग का स्थान पहले क्यों है, च वर्ग का बाद में क्यों है, इसकी भी एक साइंटिफिक थ्योरी है और वो आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर उसके बाद है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, उसका आधार, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। और भारतीय भाषाओं के इतिहास का वीडियो अभी तक मैंने बना रखा लेकिन अपलोड नहीं किया। रीज़न ये था कि पुराने वाला चैनल जब से हैक हुआ है तो वो पूरा चैनल ही डिलीट करना पड़ गया। 500-600 वीडियो थे नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग, हिंदी के बहुत अच्छी अच्छी 1-1 घंटे की क्लासें थी, वो सारे डिलीट करने पड़ गए। मुझे इस चैनल पे फिर से अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद हिंदी की रूप रचना जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं, हिंदी वाक्य और रचना। इसके साथ साथ हिंदी के विविध रूप,
बोली क्या है, मानक भाषा क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये वाले रूप। और फिर उसके बाद में संचार माध्यम और हिंदी, ये अभिव्यक्ति और माध्यम की वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, कुछ मैं अपलोड कर दूंगा थोड़े दिनों बाद में। कंप्यूटर और उसका हिंदी के क्षेत्र में क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है, क्या क्या बदलाव हुए मशीनरी लैंग्वेज में, वो सब कुछ। और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बनते हैं नेट जेआरएफ के लायक और हिसाब से, अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उनको आप नोट कर लेना। वो कौन कौन से हैं? एक तो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें संस्कृत है, और फिर आती है ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक काल की आर्य भाषाएं और उसका वर्गीकरण। क्लियर? फिर जो सवाल बनते हैं सबसे ज़्यादा वो बनते हैं आपके हिंदी की उपभाषाओं से, यहाँ से सवाल बनते हैं हर बार। और देन उसके बाद जो सवाल बनते हैं वो है मानक भाषा पे, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाई गई है हिंदी को, वहाँ से कि कौन सा शब्द मानक है, कौन सा नहीं है। और फिर जो सवाल बनते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति से, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और उसका मानकीकरण से। ये लास्ट वाले दो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करना। बाकी पुराने जो भी ये बाकी वाला सिलेबस का पार्ट जो है यूनिट 1 का, वो आप ऐसे कवर कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी वाला जो पोर्शन है इस यूनिट का, वो आप पुराने क्वेश्चन निकालना और पुराने क्वेश्चंस को देख लेना। और अगर आपके पास में हरदेव बारी की एक दूसरी किताब, एक तो हिंदी भाषा और स्वरूप वाली यही है, और जिसमें भाषा का इतिहास पूरा का पूरा शामिल हो जाता है। दूसरी एक हिंदी शब्द, अर्थ और प्रयोग है। ये दोनों किताबें हैं, वो इस यूनिट को बहुत बढ़िया से कवर कर लेगी, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। क्लियर? तो ये यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास है, जहाँ पे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं, साहित्य इतिहास दर्शन है, काल विभाजन है, उसका नामकरण है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसकी पृष्ठभूमि, उदय और ये सब के बारे में। और समकालीन कविता वर्ष 2000 तक ये जो है पूरा का पूरा पोर्शन कवर करती है। ये वाले पोर्शन के सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, और लगभग 100+ वीडियो है, और 100 घंटे की क्लास हैं, ये मान के चलो अप्रॉक्स 90 घंटे मिनिमम है ही है, बाकी अब लगभग 100 घंटे की क्लास हैं। अगर आपने वो सारी वीडियो ठीक ढंग से देख लिए ना, तो आपको दूसरी किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तकरीबन 7 अलग अलग साहित्य इतिहास ग्रंथ इस्तेमाल करके वो वीडियोज़ बनाए हैं, और अब आने वाले समय में एक PDF पूरा का पूरा पूरे नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाने वाले हैं, और वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो ये यूनिट 2 है, जो आप जानते हैं कि पूरा पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें पत्रकारिता भी शामिल है। फिर है गद्य विधाएं, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, इनका उद्भव और विकास। ये ध्यान रखना, वर्ष 2000 तक आपको सब कुछ कवर करना है ना। जैसे आप रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास पढ़ेंगे, या फिर हजारी प्रसाद वाला साहित्य इतिहास पढ़ेंगे, या फिर आप पढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित साहित्य इतिहास ग्रंथ, तो वो काफ़ी पीछे हैं ना, वो 2000 तक पहुंचता नहीं है। जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है नगेंद्र वाला, उसको अगर आप देखेंगे, वो अगर मिल जाता आपको, तो वो आपके काफ़ी कवर कर लेता है। फिर भी कुछ साल ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप ना रामस्वरूप चतुर्वेदी का और बच्चन सिंह का, दोनों में से किसी एक का साहित्य इतिहास ग्रंथ उठा लें, और वो भी आप अपडेट करें, ताकि आप 2000 तक का सारा कंटेंट एक्सेस कर पाए, सारी चीज़ें पढ़ पाए। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि सवाल जो बन रहे हैं आजकल वो आधुनिकतम बन रहे हैं, पुराने वाले सवाल छोड़ दिए हैं उठाना, तो आधुनिकतम प्रश्न बन रहे हैं, तो उनको गौर से पढ़ना
और इनके विकास और उद्भव को और कुछ खास रचनाओं को ज़रूर ध्यान में रखना। कहानी के बारे में ये बताता चलूँ आपको कि जितने भी कहानी आंदोलन है वो ज़रूर दिमाग में रखना कि उसके प्रवर्तक कौन है और उसका जो प्रतिनिधि कहानी संग्रह वो कौन सा है। क्लियर। फिर आगे आते हैं हम यूनिट 3 में। यूनिट 3 में पूरा साहित्य शास्त्र है, यानी कि काव्य शास्त्र है, और काव्य शास्त्र के भी मैंने सारी वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं, लेकिन वो चैनल डिलीट होने से वेस्टर्न जो काव्य शास्त्र है, पश्चिम वाला काव्य शास्त्र है, वो वहाँ से गायब हो गया। अभी जो नए इस चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे ये वाले पोर्शन यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे लगभग। ठीक है। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन पे लंबी लंबी विस्तृत क्लासें हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं छूटा है, फैक्ट बेस। और मैंने ये सारे जो वीडियो बनाए हैं उसमें इस किताबें इस्तेमाल की है। आप भी कर सकते हैं वो किताबें पढ़ने के लिए इस्तेमाल। एक तो निर्मला जैन को मैंने पढ़ा है, और एक मैंने पढ़ा है, एक निर्मला जैन है और एक मैंने पढ़े भगीरथ मिश्र को। दोनों ही बहुत ऑथेंटिक राइटर है काव्य शास्त्र के। आप भी इन दोनों को पढ़ें, काफ़ी ऑथेंटिक क्वेश्चन बनते हैं आजकल नेट के एग्ज़ाम के लिए इन दोनों किताबों से। तो फिर है रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, और ये रस संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये सिद्धांत सारे डिस्कस किए हुए हैं। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। फिर आते हैं वेस्टर्न के जो है आलोचक, उनके काव्य शास्त्र सिद्धांत, जिसमें प्लेटो के काव्य सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण, त्रासदी और विरेचन का सिद्धांत है। ठीक है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत है, कॉलरिज का फैंटेसी और कल्पना वाला सिद्धांत, टी.एस. इलियट की सिद्धांत, रिचर्ड्स का सिद्धांत है, और रूसी रूपवाद को भी आप ज़रूर पढ़ के जाएं। यहाँ से भी आजकल बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके क्वेश्चन बनने के पीछे रीज़न पता है, सिंपल सा क्या है, आधुनिक जो काल की कविताएं हैं वो कविताएं इस वाद से, इस सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और इस वजह से इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। फिर मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, इनको भी थोड़ा आपको पढ़ के जाना है। ये यूनिट 3 में आते हैं। इसके लिए मैंने आपको 2 किताबें बताई है, पहली निर्मला जैन की और दूसरी भगीरथ मिश्र की, दोनों ऑथेंटिक किताबें हैं। यूनिट 4 में जो है वो आपके आते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य की, जिसमें नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि है, खड़ी बोली आंदोलन और उसके लिए किए जाने वाले प्रयास, फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान है, फिर भारतेंदु काल और हिंदी नवजागरण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी तरफ से जो नवजागरण के लिए किए गए प्रयास है, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, फ्राइड, यूंग वगैरह का, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श शामिल किए गए। तो ये यूनिट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये हिंदी साहित्य इतिहास के सिमिलर पैटर्न में आपको अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके साथ साथ पूरी हो जाती है। बस मार्क्सवाद और ये थोड़े अलग से पढ़ने वाले टॉपिक है ये वाले, इन पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, नोट्स बना रखे हैं, वो PDF भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी वाले सर इस पर अपलोड कर दूंगा। @हिंदी वाले सर करके सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। फिर यूनिट 5 है जिसमें कविताएं हैं, पर्टिकुलर दे रखी है, वो कविताएं आपको पढ़नी है, जिसमें पृथ्वीराज रासो का रेवा तट वाला प्रसंग है, और खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ हैं, विद्यापति की पदावली जिसके संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा है, पद संख्या 1 से 25। ये थोड़ा सा कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। कबीर है जिससे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो कबीर ग्रंथावली है, उसकी पद संख्या 160 से 209 तक के है, सारे नहीं पढ़ने, 160 से पद संख्या 209 तक पढ़ने हैं। फिर जायसी ग्रंथावली है जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल है, उसका सिर्फ एक खंड है, नागमती वियोग खंड, वो भी मैं इस चैनल पे वापस से करवाऊंगा, पुराने वाले में लाइव था वो उड़ गया है, डिलीट कर दिया पूरा।
तो नागमती वियोग खंड पूरा वापस करवा दूंगा। सूरदास है, उनका भ्रमर गीत सारे रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित, पद संख्या 21 से 70 तक ही आपको पढ़ने हैं, सारे नहीं। और तुलसीदास जी का रामचरितमानस का उत्तर कांड है, काफ़ी बड़ा कांड है वैसे तो देखा जाए, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा एक वीडियो में, और PDF भी उसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बिहारी सतसई 1 से 50 दोहे हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि बिहारी के दोहों की खासियत ये है कि व्याख्या बड़ी है वहाँ पे। फिर घनानंद कविता विश्वनाथ मिश्र के द्वारा संपादित, और उसमें भी 1 से 30 कवित यहाँ पे पढ़ने। काफ़ी लेंथी सिलेबस कर दिया है, अब पर्टिकुलर अब बता दिया कि ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन सिलेबस कितना बड़ा है कि आप 1 साल लगाओगे तब जाके पूरा एक बार में कंप्लीट हो पाएगा। मीराबाई ग्रंथावली है विश्वनाथ त्रिपाठी की, और उसके सिर्फ 20 पद है, सिंपल सा है, आसान से पद है 1 से 20 तक, वो आपको करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास आपको पढ़ना है, और साकेत का नवम सर्ग मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती से जो है वो नवम सर्ग आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें उर्मिला का विरह वगैरह आता है। जयशंकर प्रसाद की आंसू और कामायनी में आपको श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, पहले आनंद सर्ग हुआ करता था, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब ये आनंद सर्ग की बजाय श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कामायनी के 3 सर्ग आपको पढ़ने हैं, कुल 15 सर्ग है, 15वां आनंद सर्ग है, तो उसमें से 3 ही पढ़ने हैं आपको। फिर निराला की कुछ कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, जुई की कली, जागो फिर एक बार, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन और प्रथम रश्मि है। इसके अलावा एक और कविता है जो इधर महादेवी वर्मा की कविताओं में इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिए, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये भी पढ़नी है। महादेवी वर्मा की कुछ कविताएं हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और UGC नेट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, उसका 3य अंक आपको पढ़ना है, और रश्मि रथी पूरी की पूरी पढ़नी है। नागार्जुन की कुछ कविताएं हैं, अज्ञेय की कुछ कविताएं, कलगी बाजरे की, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, और बड़ी कविता है असाध्य वीणा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आजकल ना कविता की एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कविताओं की लाइन को सीक्वेंस में करने के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ नोट से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम एक बार तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना ही पड़ेगा। भवानी प्रसाद मिश्र की 2 कविताएं, गीत फरोश, बहुत सिंपल सी है, दोनों ही कविताएं बहुत सिंपल सी है। मुक्तिबोध की कविताएं थोड़ी लंबी है, बड़ी है, और थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, समझने में दिक्कत करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। अंधेरे में कविता के बारे में नोट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाले हैं, तो वो आप ज़रूर देखना। धूमिल की कविताएं हैं, काफ़ी अच्छी कविताएं हैं, सिंपल सी है, वो आपको समझ में आएगी। यूनिट 6 में आपको उपन्यास दिए गए हैं, कुल कितने उपन्यास हैं बताता हूँ अभी, सारे मिला के ये इतने उपन्यास है, ठीक है, ये सारे उपन्यास आपको पढ़ने हैं। अब जो टफ़ है वो कौन कौन से हैं, गोदान बड़ा प्यारा उपन्यास है लेकिन काफ़ी लंबा उपन्यास है, शेखर एक जीवनी थोड़ा सा टफ़ है, और बाण भट्ट की आत्मकथा लैंग्वेज के लिहाज से काफ़ी टफ़ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उपन्यास की आउटलाइन, उपन्यास का इंडेक्स अगर है, चैप्टर में डिवाइडेशन है तो, और साथ ही साथ में आपको कैरेक्टर्स और उनके साथ एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, ये आपको ज़रूर देख लेना है, ये ज़रूर देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेला अंचल है, ये भी काफ़ी लंबा उपन्यास है और भाषा की दृष्टि से काफ़ी पेचीदा सा है। फिर यशपाल का झूठा सच और तमस, इन दोनों की पृष्ठभूमि एक सी है ना। और कृष्णा सोबती का भी कहीं भी जाके उपन्यास कथ्य को लेके मिलता है, भारत पाकिस्तान विभाजन को लेके। मानस का अंश तुलसीदास जी की जीवनी है, एक तरीके से जीवनी परक उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल, इनका राग दरबारी, ये भी काफ़ी फेमस। मनु भंडारी का आपका बंटी एक नॉवेल है, इसको भी आपको पढ़ना है। ये उपन्यास जो है वो बाल समस्या और उस पर केंद्रित है, बाल मनोविज्ञान पर है ना, ये बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित उपन्यास है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि समस्याओं का यहाँ पे सीक्वेंस पूछा जाता कई बार। फिर धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। इनके शॉर्ट नोट्स और
कंपैरिजन आपको कैरेक्टर कंपैरिजन वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा बहुत जल्दी ही। फिर कुछ कहानियाँ हैं, 21 कहानियाँ दी गई है सिलेबस में। कौन कौन सी है ये आप देख लो। जो इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो एक बार आप देखो, मैं बताता हूँ। एक तो कहानी है जयशंकर प्रसाद की, कुछ कहानियाँ जिनके बारे में बता रहा हूँ वो आप ज़रूर देखना। जिन कहानियों से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं वो प्रसाद की, एक तो आकाशदीप है, एक गुलेरी जी की उसने कहा था है, फिर गैगरीन है रोज़ कहानी, इसका वाचन करके और पूरा पूरा कहानी का कंटेंट आपको वीडियो बना के डाल दिया गया है, वो ज़रूर देखना। एक भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया, इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि विविधता वाली कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ ज़रूर आप टेक्स्ट पढ़ के, ये कहानियाँ आपको सारी की सारी पढ़नी है। 8वीं यूनिट में कुछ नाटक दे रखे हैं, काफ़ी लंबे चौड़े बड़े नाटक है, ये आपको पढ़ने हैं। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक हैं, प्रसाद के 3 नाटक है, तीनों ही बड़े तगड़े नाटक है। और तीनों के गीत जरूर आप ध्यान रखना, कौन सा गीत किसने गाया और कौन से गीत में क्या वर्ण विषय है और कौन सा गीत किस अंक से दिया गया, ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और मैं तो कहूँगा कि नाटक वगैरह आप सारे तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन आप क्या करना, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालना और वो सारे के सारे सॉल्व कर लेना। और इसके अलावा ये नाटक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट 9 में कुछ निबंध दे रखे हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बस ये है कि इसके नोट्स बना के रखना है ना, कंटेंट जो तथ्यात्मक है नोट निबंध में से वो निकाल लेना और ये सारा पढ़ना। बालकृष्ण भट्ट के शिव शंभू के चिट्ठे से व्यंग्यात्मक उक्तियाँ हैं कई सारी, है ना। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, इसमें बहुत सारी उक्तियाँ हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और उठ जाग मुसाफिर। संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह का बहुत ही गूढ़ निबंध है, इसको आप नोट्स के तौर पे अपने पास में बना लेना ताकि एग्ज़ाम टाइम में उसको पढ़ सको। फिर है अन्य रचनाएं, कथेतर रचनाएं, जिसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाएँ, माटी की मूर्ति, ये सारी किताबें हैं पूरी की पूरी, है ना। तो काफ़ी बड़ी किताबें हो गई एक तरीके से। इसमें से कौन सी पढ़ें कौन सी छोड़ें, ये थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है उसके हाथ में जो किताब आती है उससे वो क्वेश्चन बना देता है। तो मैं एक भी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही पढ़नी है, सारी ही पढ़नी पड़ेगी टेक्स्ट के तौर पे। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है इंडेक्स से ही सवाल बन जाए, ज़्यादा किताब की डीप जाए ना, तो इंडेक्स वगैरह अच्छे से गौर करके पढ़ लेना। माटी की मूर्तें, ठाकुरी बाबा महादेवी वर्मा की माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। कुछ तो आपने पढ़ ही रखे हैं, जैसे बाल गोविंद भगत वगैरह। तुलसीराम की मुर्दैया है, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, ये प्रेमचंद की जीवनी है जो शिवरानी देवी ने लिखी है। और एक कहानी ये भी, और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है, जो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित रचना है, जीवनी पर रचना है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा का एक अंश है, क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता की आफुदरी, और हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव एक व्यंग्य है। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ एक व्यंग्य है, एक छोटा सा चैप्टर ये, भोलाराम का जीव भी और जामुन का पेड़ भी। संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध जी की एक लेखक की डायरी, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी क्लिष्ट भी है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा वृत्तांत पूरा, और अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा याद। तो ये आपका एक तरीके से सिलेबस है, जिसमें 10 यूनिट है, और ये 10 की 10 यूनिट काफ़ी लंबी चौड़ी और विस्तृत है। ये सब आपको तैयार करना है NTA NET JRF एग्ज़ाम के लिए।